Hello there everyone. Uh, यूपीपीएससी एई प्री प्लस मेंस गेट एकेडमी का काफ़ी अफोर्डेबल एंड वेरी क्वालिटेटिव कोर्स आपके लिए है, जिसमें कि प्री के जो अभी आप देख सकते हो कि जो 22 टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, 22 टॉपिक्स जनरल एप्टीट्यूड के एंड हिंदी एंड जीके इंक्लूडिंग इसमें जो है यूपी जीके। ठीक है, और इसके बाद जो मेंस के जो सारे टेक्निकल टॉपिक्स होते हैं, जो भी आपके 10-12 डिटेल सब्जेक्ट्स होते हैं, जो भी नोटिफिकेशन में मेंशन है, तो वो सारा कुछ हम आपको क्वाड्रपल वन में 1111 में मतलब 1111 रुपए में आपको दे रहे हैं फॉर द ब्रांचेस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। काफी बच्चे इस कोर्स से लाभान्वित हैं एंड आपको भी ये कोर्स परचेज करके एनरोल करके विदाउट एनी टाइम वेस्टर लगना चाहिए, है ना। एंड आगे हम अब बात करेंगे आरआरबी जेई दो, अभी जो इसमें आया है तो जिन लोगों का सिलेक्शन सीबीटी वन में नहीं हो पाया है अनफॉर्चुनेटली, मे बी बिकॉज ऑफ बहुत सारे लोग जॉब में थे तो उनसे मुश्किल हो गया थोड़ा सा। ठीक है, एंड अगेन कुछ लोगों का ऐसा था कि अब जो है सीबीटी वन नहीं क्वालिफाई कर पाए एंड सीबीटी वन की तैयारी करना चाह रहे हैं, अब उनको सीबीटी वन प्लस सीबीटी टू दोनों करना होगा। ठीक है, तो उन उसके लिए उन लोग के लिए 777 का हमारे पास कोर्स है, सीबीटी वन प्लस सीबीटी टू फॉर दोज हु हैवंट क्वालिफाइड, राइट। आपने क्वालिफाई नहीं कर पाया, इसका मतलब कि आप जो है तैयारी नहीं थी आपकी उतनी, इसीलिए आप नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली। सो व्हाट एवर बी द रीजंस, मे बी आपके पास टाइम लिमिटेड था तो दैट इज मे बी अनदर रीजन। बट अगर आप फ्रेशर हैं और आरआरबी जेई अभी 2025 भी आएगा, ठीक है, और एसएससी जेई 2025 भी आएगा, ठीक है, एसएससी जेई 2025 भी आएगा, तो वहां पे ये तैयारी बूस्टअप होगी। आगे हम और भी बात करेंगे, जैसे कि अभी है ना, तो और भी अपकमिंग एग्जाम्स है जिसमें कि एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, रीजनिंग ये सारी चीजें पूछी जाती है, तो वहां पे ये वाला कोर्स बहुत लाभदायी साबित होगा आप सबके लिए। अच्छा, जो लोग सीबीटी टू की तैयारी कर रहे हैं और सीबीटी वन में हमारे कोर्स से एनरोल नहीं हुए थे, तो वो हम 500 रुपीज में 499 में सीबीटी टू का लुत्फ और टेक्निकल कोर्स हमारे यहाँ से कर सकते हैं। ऑटो कैड, AutoCAD एंड ऑल दो मिसलेनियस टॉपिक्स लाइक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एंड ऑल, सब कुछ इसमें कवर हुआ पड़ा है। ठीक है, आप जाइए बैच में एनरोल करिए, डेमो देखिए और वहां से संतुष्ट होकर ये बैच परचेज करिए। 500 रुपए रिचार्ज के माफिक है एंड आई होप कि आपके पॉकेट पर बर्डन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हमने आरआरबी जेई सीबीटी टू के लिए, ठीक है, आरआरबी जेई सीबीटी टू के लिए बच्चों एक सेशन लॉन्च किया है, इसमें एक ई बुक लॉन्च की है जिसमें कि 4102 क्वेश्चंस है, 4102 क्वेश्चंस है, 4102 क्वेश्चंस का जखीरा है, जो कि बहुत क्वालिटेटिव क्वेश्चंस है, जो कि आप सबके समक्ष जो है इसमें 2019, 2015, 2014 का जो पीवाईक्यू है वो भी है। ठीक है, एंड उसके बाद 4102 के क्वालिटेटिव क्वेश्चंस ऑफ सीपीटी टू, है ना, ये हमारी स्पेशलिटी है, तो आप वहां पे रेफर कर सकते हैं। प्राइस इसका होगा 333 रुपीज, तो इट्स ओनली ऑल्सो इट कैन बी अफोर्डेबल फॉर ऑल ऑफ यू। अगर 333 का कोर्स है, अगर आप ऑफिस गोइंग स्टूडेंट हैं एंड ऑफिस जाते हैं और जो भी पीवाईक्यू के साथ अपना अगर विश्लेषण करना चाहते हैं कि सीबीटी टू में क्या आ रहा है, कैसा आ रहा है, क्योंकि पेपर तो देखिए, पेपर यहाँ पे आसानी रहेगा। आपको क्या करना है, अपना डाइवर्सिफिकेशन बढ़ाना है थोड़ा सा, ठीक है, अपना स्पीड मैचअप करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़नी है। तो ऐसे केस में अगर आपके पास ऑफिस में जा रहे हैं आप, ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हैं एंड आपके पास टाइम नहीं है, मे बी यू आर ऑक्युपाइड विद सम अदर हाउस कोर्स, घर में काम कर रहे हैं, चाय पीते पीते इसको रिफर कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे करके चीजों को आपको टच में रहना पड़ेगा बहुत ज्यादा, आपको ज्यादा इसमें डेप्थ में चीजें नहीं पढ़नी है, लेकिन आपको जो है जानना होगा कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे बन रहा है, ये क्वेश्चन ऐसे बन रहा है, बिकॉज फॉर्मुलेटिव रहती है, सिंगल लाइन चीजें रहती हैं, तो यहाँ से आप मगअप कर सकते हैं और उसके लिए हमारे पास बेस्ट बुक है 4000 क्वेश्चंस का। ठीक है, उसके बाद हमने एसएससी जेई सिविल की ई बुक लॉन्च कर दी है, जिसमें कि 2007 से लेकर 2024 बहुत बड़ा क्वेश्चन का कल्ट, जो 2007 से लेकर 2024 का कल्ट है। जैसे कि आपको पता होगा कि 2023 से ये पेपर प्रीलिम्स हो गया है, प्रीलिम ऑब्जेक्टिव हो गया, सॉरी, ऑब्जेक्टिव हो गया है, ऑब्जेक्टिव हो गया है, दोनों प्री प्लस मेंस दोनों हो गए हैं ऑब्जेक्टिव, तो प्री प्री प्लस मेंस दोनों ऑब्जेक्टिव हो गए हैं। तो प्री में भी ऑब्जेक्टिव है ना, और मेंस में भी ऑब्जेक्टिव है, टेक्निकल, टेक्निकल इज कॉमन। तो उसके लिए सिविल की ई बुक, जो इसमें सब्जेक्ट वाइज और ईयर वाइज जो पीवाईक्यू का जखीरा है वो आपके सामने इस किताब में मेंशन्ड है। ठीक है, आप जाइए
ई बुक का जो लिंक है वहां से आप डेमो लीजिए, है ना, और उसके बाद अपने तैयारी करिए। काफी अच्छी किताब है, काफी अच्छी होलिस्टिकली डिजाइंड है, काफी क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेनेशन है। यू कैन रिफर इट एंड यस, मैं ये बुक बिल्कुल आप सब आपके लिए लाभदायी होगी। ठीक है। उसके बाद आरपीएससी एई। ठीक है, आरपीएससी एई का हमारे पास 1000 पोस्ट है, बहुत बड़ी वैकेंसी है राजस्थान वालों के लिए, राजस्थान स्टेट में जॉब करने का मौका। तो आरपीएससी प्रीलिम्स का जो कोर्स हमारे पास वो भी 777 में है ना, हमारे सारे कोर्स मेजरली 777 के हैं। तो आरपीएससी प्रीलिम्स इसमें राजस्थान जीके आप सबके लिए कवर है, राजस्थान जीके, राजस्थान जीके आप सबके लिए कवर है, काफी डिटेल में आता है, और टेक्निकल तो है ही है। ठीक है, टेक्निकल तो है ही है, और ये एग्जाम सितंबर 2025 में हो रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली अभी आपके पास टाइम है, आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। सीजी व्यापम छत्तीसगढ़ वालों के लिए सुनहरा मौका। ठीक है, छत्तीसगढ़ वालों के लिए सुनहरा मौका कि सब इंजीनियर बनने का जो है। ठीक है, वो भी आप यहाँ पे 777 में जाके इनरोल होके आप कर सकते हैं। सी बहुत अफोर्डेबल कोर्सेज है, एंड आपको बिल्कुल इसका लुत्फ उठाना चाहिए कि सीजी व्यापम जो 118 प्लस 86 पोस्ट का गेट एकेडमी का कोर्स है। तो यहाँ पे जो भी इससे पर्टेनिंग जो भी सारी सिलेबस है वो सारा कुछ हमने इंसर्ट करके आपको दिया है, और प्लीज इसका लुत्फ उठाइए, है ना, और तैयारी कीजिए। बिकॉज हमारे पास इतने सारे वीडियोस के कंटेंट है कि आपको कहीं और जाने की, यूट्यूब पे भी इधर उधर बफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद गेट एकेडमी एज वेल नोन फॉर द गेट कोर्सेज, है ना, गेट एग्जाम कोर्सेज। तो हमारे पास जो लोग गेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए 2222 में कोर्सेज अवेलेबल हैं। गेट 2027 में 3333, और गेट 2028 की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग काफी जागरूक बच्चे हैं कि जिनको लगता है कि वो काफी कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो गेट 2028 में 5555 रुपए में आप जाके तैयारी कर सकते हैं और हमारे कोर्स का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ मैं समराइज कर दूं आपको कि आरआरबी जेई 2024-25, एसएससी जेई 2024 से चला गया 2025, हमारे पास 777 में आपके पास है। कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग, है ना, अगर आप फाइनल ईयर में है, बच्चों फाइनल ईयर में है, अगर आप मेरी वीडियो देख पा रहे हैं, फाइनल ईयर में है, और आपका कैंपस होने वाला है, और कई सारी कंपनीज आ रही हैं, लोकल प्राइवेट या फिर जो भी जहाँ पे भी आप प्लेस होना चाहते हैं, वहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग में आपका एंट्रेंस होने वाला है। तो कई सारे बच्चों को पता नहीं होता है कि कैंपस में क्या भरना है, क्या नहीं बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे नहीं बोलना है। तो उसके लिए कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग 777 रुपीज में अवेलेबल है। ऑल स्टेट एईजेई का कोर्स हमारे लिए 777 का अवेलेबल है ना। स्मार्ट कोर्स एंड डोपामीन कोर्स, काफी लोग डोपामीन कोर्स के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे जाएं गेट एकेडमी के, तो वहां से ही कर सकते हैं। ईएससी का नॉन टेक, जो लोग ईएससी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिसका एग्जाम 8 जून को है, तो वहां पे ईएससी नॉन टेक पूरा 777 में कवर है ना। और गेट का सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल है। अगर गेट 2025 वाले जो हैं जो देख पा रहे हैं, और गेट 2026 के लिए अगर वो एक्सटेंशन करवाना चाहते हैं, तो मात्र 1500 रुपीज में ये पूरा कोर्स एक्सटेंड हो जाएगा। और यूपीपीएससी ये भी बहुत कोवेटेड वैकेंसी है इंजीनियर्स के लिए, यूपी वालों के लिए बहुत सुनहरा मौका है। तो यूपीपीएससी यही प्री प्लस मेंस, इसमें मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट कवर किया है, और साइंस एंड टेक भी कवर कर रहा हूँ धीरे धीरे, और भी कई सारे फैकल्टीज अच्छे अच्छे लेक्चर्स लेके आ रहे हैं विद पीडीएफ एंड ऑल। ठीक है, तो वो 1111 रुपए में सब चीज आपके लिए अवेलेबल है। गेट एकेडमी का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज इज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज इन दिस गेट इंडस्ट्री। ठीक है, जिसमें कि आपको, अगर मैं जैसे कि मैं सिविल इंजीनियरिंग का हूँ, तो वहां पे हमारे पास, मैं क्या चाहता हूँ कि अगर मैंने कोई सब्जेक्ट्स पढ़ा है, उसको मैं पहले क्या करूंगा, मैंने बेसिक्स लेवल से उसको ले जाऊंगा, उसके बाद एडवांस लेवल के 10 टेस्ट दूंगा, उसके बाद मल्टीपल सब्जेक्ट लेवल पे खेलूंगा, उसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट पे मैं खेलूंगा, उसके बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट 10 है, तो टोटल करके 140 टेस्ट है। इतना टेस्ट लगा लेने से मुझे नहीं लगता कि आप कट ऑफ के इर्द गिर्द घूमोगे। आप कट ऑफ, जैसे कि अगर 100 में से 30 नंबर जाता है, तो आपका सपोज 50-55 नंबर तो कहीं नहीं गए। ठीक है, 50 से 55 नंबर तो केवल टेस्ट सीरीज अगर आप हमारी लगा लेते हैं, और अपना फॉर्मूला मगअप करके चले जाते हैं कि फॉर्मूला क्या है, सारे फॉर्मूला सिविल इंजीनियरिंग के, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। गेट सिविल की पीवाईक्यू वॉल्यूम 1, 38 ईयर्स, माइंड माई दीज वर्ड्स, 38 ईयर्स, 38 ईयर का क्वेश्चंस का पूरा जो जखीरा है, जिसमें कि वॉल्यूम 1 में हमारे पास इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स है, आरसीसी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, जनरल एप्टीट्यूड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टील स्ट्रक्चर,
है ना? बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है, लेकिन यस वी हैव कवर्ड इट इन वेरी डिटेल। जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग है ना, उसके बाद कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड मैनेजमेंट 24 एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो टोटल 790 पेजेस की ये किताब है। आप अपने लैपटॉप में इसको रिफर कर सकते हैं। ज्यादा एक समय बाद तैयारी करने के बाद आपके रूम में किताब ही किताब भर जाती है। तो उससे बचने के लिए पीवाईक्यू ई बुक इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, है ना? अगर आपके पास टैब है तो आपको फिर किताब उताब की जरूरत ही नहीं है। टैब से पढ़ाई करिए। अच्छी स्क्रीन है आजकल, टैब ले लीजिए। काफी अफोर्डेबिलिटी से टैब मिलता है, और तैयारी करिए। तो ये आपको जो वॉल्यूम 1 किताब मिल रही है, ये केवल 222 पे प्राइस पे है। एंड गूगल लिंक, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा आपके पास, आप जाके वहां से रेफर कर सकते हैं। उसी तरीके से बच्चों, गेट सिविल पीवाईक्यू वॉल्यूम 2 है। ठीक है, 38 ईयर्स का ये भी है। जियोटेक इंजीनियरिंग यानी सॉइल मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन इंजीनियरिंग एंड ऑल। तो ये भी टोटल 828 पेजेस का है। सो बहुत अच्छी किताब है ये भी, 222+, है ना? तो में है, आप जाके इसको रेफर कर सकते हैं। जनरल एप्टीट्यूड बुक यू कांट इग्नोर। अगर आप जस्ट कट ऑफ निकालना चाहते हैं, अगर आपको कट ऑफ निकालना है कि बस मेरे को कट ऑफ आ जाए, मेरे पास गेट का आईआईटी की तरफ से एक सर्टिफिकेट मेरे को मिल जाए कि यस यू हैव क्वालिफाइड गेट, कई सारे इंटरव्यू में मांगता है प्राइवेट सेक्टर्स में। तो वहां पे आप इसको लगाइए, बिकॉज ये आपके ना, ये जो सेक्शन है, ये आपको कट ऑफ निकालने में मदद करता है। जैसे कि अगर 100 में से 30 नंबर आपको चाहिए, तो ये सेक्शन दिलवा देगा आपको। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, आप जाके इसको लीजिए। 15 साल का पूरा जो जखीरा है क्वेश्चन का 222 में, तो आप वहां पे ले सकते हैं। सो गेट एकेडमी के इतने सारे कोर्सेज आप सबके लिए अपकम इनकमिंग है एंड एक्टिव है, आप जाइए एनरोल करिए। ठीक है, उसी के साथ साथ जैसे कि अगर आप डीएफसीसीआईएल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, डीएफसीसीआईएल हो गया एंड अदर पीएसयूज के जो एग्जाम्स होते रहते हैं, तो वहां पे आप अगर तैयारी करना चाहते हैं, तो ऑल स्टेट एईजेई का कोर्स लेके वहां पे आप प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड आई होप अब आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे और इनरोल कर रहे होंगे अपने आप को हमारे कोर्सेज में। तब तक के लिए थैंक यू। हेलो एवरीवन। तो हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड साइंसेज दोनों को एक ही साथ डील कर रहे थे, क्योंकि ये दोनों टॉपिक्स ना इंटरलेटेड है। ठीक है, कुछ चीज़ें आपके अप्लाइड साइंसेस में आ जाती हैं यही टॉपिक से उठकर। तो मैंने एक ऐसा नोट्स आप सबके लिए तैयार किया है कि जिसमें आपको एक ही पीडीएफ से कवर हो जाए। क्योंकि देखिए, डोमेन क्या है बच्चों, सिलेबस का डोमेन क्या होता है कि अगर आप, क्योंकि जो यहाँ पे जो पेपर सेटर हैं, जो भी यहाँ पे बैठे होंगे ना, तो वो क्या किए हैं कि वहां से साइंस एंड टेक आपका मेजर सब्जेक्ट होता है, और उसके अंदर जो है अप्लाइड साइंस आता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेट्स से टू अंडरस्टैंड दैट कि ये आपका साइंस एंड टेक है और यहाँ पे अप्लाइड साइंस है। ठीक है, तो ऐसे ही करके क्वेश्चंस भी आपके बनेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो अप्लाइड साइंस एंड साइंस एंड टेक गो ऑन हैंड। ठीक है, तो आज हम एक दूसरी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, दूसरे साइंस के बारे में बात करेंगे, डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि बहुत जरूरी है। और आपको एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनेगा, तो आगे देखेंगे कौन से ऐसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर टॉक। सो व्हाट इज डिफेंस टेक्नोलॉजी? तो डिफेंस टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, तो इंडिया रिमेन्स अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिफेंस इंपोर्टर्स, है ना? डिफेंस इंपोर्टर्स है कि नहीं है, बताइए। भारत देश जो है हमारा सबसे बड़ा डिफेंस का इंपोर्टर है। ठीक है, अ वेरी गुड पोर्शन ऑफ डिफेंस बजट गोज टू, कितना डिफेंस बजट है इसका, ये आपको पता करना होगा। ठीक है, ये आप पता कर लेना अभी यूनियन बजट में कितना मिला गया है। सैलरीज, पेंशन एंड मच लेजर पोर्शन गो टू डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये आज भी एक चैलेंजिंग इशू है कि डिफेंस बजट गोज टू सैलरी, बिकॉज साइंटिस्ट को सैलरी देनी पड़ती है, पेंशन वगैरह एंड ऑल, एंड मच लेसर प्रोपोर्शन गोज टू डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये थोड़ी सी निराशा वाली बात होती है कि डिफेंस टेक्नोलॉजी में तो ऐसा ही हो रहा है, बिकॉज डीआरडीओ वगैरह में क्या है, जो भी साइंटिस्ट होते हैं उनको हाई पेइंग जॉब्स होती है। एंड अगर उनको अच्छी तनख्वाह नहीं मिली है, तो वो फर्दर कहीं और सेटल हो जाएंगे, राइट? उनको कोई और एजेंसी हायर कर सकती है, क्या पता वो जो कल्ट है, जो गिल्ट है, तो वो जो है कहीं और जाके सेटल हो सकता है, राइट? तो ऐसे करके अपनी देश का नुकसान है। तो उनको रखना, रिटेन करना, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई की है, मेहनत की है, रिसर्च ओरिएंटेड जॉब की है, पीएचडीज की है। अब पीएचडी करने के बाद उसको मान लीजिए कि 60,000 80,000 रुपए मिले, तो क्या फायदा हुआ? तो ऐसे करके उसको रेगुलराइज करना पड़ता है, सैलरी साइंटिस्ट की अच्छी होती है, तो ऐसे करके काफी ज्यादा बजट
देश का चला जाता है डिफेंस बजट, है ना। तो इसीलिए R&D में कम हो पाता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चुपचाप क्या कर लेते हैं, डिफेंस को इम्पोर्ट कर लेते हैं, है ना। तो इश्यूज विद इंडियन इंडिजनाइजेशन, मतलब डिफेंस इंडिजनाइजेशन मतलब कि पूरी तरह से भारतीयकरण। तो क्यों हो रहा है सर, क्या हमारे पास ऐसे ये संसाधन नहीं है, बताइए। क्या हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, दिमाग की कमी है हमारे पास, बिल्कुल नहीं। हमारे पास सबसे बड़ा है कि बजट, पैसा दो। याद है आपको जिस दिन चंद्रयान 3 का जब सक्सेसफुल मिशन हुआ था, तो वहां पे साइंटिस्ट कह रहे थे वी डोंट हैव द बजट, वी डोंट हैव द बजट, चिल्ला चिल्ला कर। अगर आप हमें बजट दोगे तो हम सैटर्न तक जाएंगे, सैटर्न तक, है ना। तो जैसे कि अभी नासा नासा जो है, कैसीनी जो सैटर्न तक गया था, कैसीनी जो उसका सैटेलाइट था, है ना, तो वहां तक गया था उसका जो स्पेस प्रोग्राम था, अब तो वो नष्ट हो गया कैसीनी। तो वो सैटर्न तक गया था, सैटर्न के बारे में एक्सपेडिशन कर रहा था, क्योंकि वहां फंड मिलता है ना। तो लेस फोकस ऑन फंड्स एंड रिसर्च डेवलपमेंट, ठीक है, लेस प्राइवेट पार्टिसिपेशन। अब आप देखिए, अगर आप यूएस से कंपेयर कर लीजिए तो कितने सारे मतलब प्राइवेट फर्म हैं, जैसे कि आप ये टेस्ला ही ले लो, ये है ना, एक्स ले लो। तो ये सारी चीजें हैं। और मोनोपोली ऑफ सर्टेन पीएसयूज, ठीक है, कि यहाँ काम यहीं से होगा। जैसे कि हल हो गया, हल भी डिफेंस में काम आती है, लेकिन उनका मोनोपोली है कि वो वही वही बनाएंगे, हवाई जहाज वही बनाएंगे और कोई नहीं बनाएगा। लेकिन क्या ऐसा ऐसी थोड़ी है कि मान लीजिए कोई और पीएसयू है, भेल है, तो वो नहीं बना सकती। भेल भी तो ऐसे, अगर आप उसको थोड़ा बहुत रिफर्बिश कर दो, थोड़ा बहुत अगर रिमॉडिफाई कर दो, तो भेल भी बना सकती है। बट ऐसे करके हल के बाद ये कि सारा हवाई जो मतलब एविएशन से रिलेटेड वर्क है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ही दिखेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो मेनी डिफेंस पीएसयूज प्रोडक्ट्स गॉट रिजेक्टेड बाय आर्म्ड फोर्सेस लेटर, ठीक है। तो एक ये भी ओपेक डिफेंस डील्स एंड करप्शन, तो ना बोफोर्स एक करप्शन हुआ था, बोफोर्स करप्शन, इसको आपको भूलना नहीं, करप्शन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। साइंटिस्ट जाते हैं विदेश, और वहां पे जाके, मतलब साइंटिस्ट क्या, मतलब कोई भी डेलीगेट्स जाते हैं वहां पे अपना रोटी सेक लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस सुनने में आए हैं, ठीक है। आई एंड यस, बट यस आई बिलीव इन माई साइंटिस्ट, है ना, देश के साइंटिस्ट पे हमें पूरा भरोसा है। चलिए आगे, ये तो ही बात ऐसे कि क्या चीजें हैं। मिसाइल टेक्नोलॉजी क्या है। अ मिसाइल इज अ रॉकेट प्रोपेल्ड वेपन दैट इज डिजाइन टू डिलीवर अ वॉरहेड एट अ डेस्टिनेशन विद हाई एक्यूरेसी एंड स्पीड। तो क्या है मिसाइल टेक्नोलॉजी, अ मिसाइल इज अ रॉकेट प्रोपेल्ड, रॉकेट से प्रोपेल्ड रहता है, वेपन है कि जो किसके लिए डिजाइन हुआ है, एक वॉर हेड में जाने के लिए डिलीवर हुआ है, टू विद हाई एक्यूरेसी एंड स्पीड, है ना। तो टाइप्स ऑफ मिसाइल कौन कौन सी हैं। तो बेस्ड ऑन ट्रेजेक्टरी, तो ये पहला प्रकार हो गया। तो क्या है इसमें, देखते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल, दीज मिसाइल्स आर ओनली, अभी हम आगे देखेंगे, दीज मिसाइल्स आर ओनली गाइडेड ड्यूरिंग लॉन्च, केवल लॉन्च के समय इनको गाइड किया जाता है। और रेस्ट ऑफ द पाथ इज गाइडेड बाय द अर्थ ग्रेविटी लाइक अ प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे कि आप एक पत्थर फेंके, है ना, आप एक पत्थर फेंके, वो आप यहाँ से केवल गाइड कर रहे हो कि उसको पत्थर किस दिशा में जाना है, रेस्ट वो अपने आप एक प्रोजेक्टाइल की मोशन की तरह, है ना। तो चला जाएगा, है ना, मोशन फॉलो करेगा। दीज मिसाइल्स कैन हैव वेरी लॉन्ग रेंज, कैन कैरी मोर वॉरहेड, वॉरहेड मतलब कि सामान, है ना, कुछ भी बम ब्लास्टिंग चीजें, जो भी ब्लास्टिंग चीजें, एंड बोथ बट आर सुटेबल फॉर स्टेशनरी टारगेट, जो स्टेशनरी टारगेट है, मूविंग टारगेट्स नहीं है। एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ हाई एल्टीट्यूड दे कैन बी इंटरसेप्टेड एंड न्यूट्रलाइज्ड। इतना ऊपर जाता है, इतना ऊपर जाता है कि कोई भी आदमी यहाँ पे अगर नीचे रहेगा, तो एक गन से ऐसे मारेगा तो वो नष्ट भी हो सकता है। तो ये सारा चीज है। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या है बच्चों, इसके एग्जाम्पल्स है पृथ्वी और अग्नि मिसाइल्स, है ना। तो ये सारी चीजें। आगे है क्रूज मिसाइल, क्या होता है। क्रूज मिसाइल्स ट्रेवल एट अ लो एल्टीट्यूड, है ना। और ये क्या है, ये हाई एल्टीट्यूड में ट्रेवल करता है कि बैलिस्टिक मिसाइल, इन द एटमोस्फेयर विद नॉट अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन स्पीड, ठीक है, ज्यादा वेरिएशन स्पीड का नहीं है। दे रिक्वायर कंटिन्यूअस गाइडेंस, लगातार इनको गाइडेंस देनी पड़ती है। वहीं बैलिस्टिक में क्या था, बैलिस्टिक में आपको एक ही बार गाइडेंस देना था, और इनका जो पाथ है वो ग्रेविटी से गाइडेड नहीं है, याद रखेंगे आप लोग इसको। दे कंज्यूम मोर फ्यूल, क्योंकि हर बार जो इनको मान लीजिए डिसोरिएंटेट करना पड़ता है, हर बार इनको ओरिएंटेशन देना पड़ता है। और इनका रेंज है बैलिस्टिक मिसाइल से कम है। हाउएवर देयर इज अ नीड ऑफ मूविंग टारगेट्स,
इंटरसेप्शन बाय रडार्स इज मोर डिफिकल्ट, दे कैन बी, है ना, मूविंग टारगेट्स के लिए सबसे सुटेबल है, क्योंकि आप इनका हवा में ही इनकी आप दिशा निर्धारित कर सकते हो। आप मान लो कि फाइटर जेट पर निशाना मार रहे हो, और फाइटर जेट इधर से उधर भाग गया, इधर से उधर भाग गया, मान लो यहाँ चल रहा था यहाँ भाग गया। अब ऐसे केस में बैलिस्टिक से जाओगे तो वही आएगा, वेस्ट हो जाएगा वो। लेकिन आप क्रूज मिसाइल से जाओगे तो उसको ट्रैक ऑन कर सकते हैं आप, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसके इसके क्या एग्जाम्पल्स हैं? इसके एग्जाम्पल होंगे आपके निर्भय, याद रखेंगे आप लोग एग्जाम्पल, निर्भय एंड ब्रह्मोस। ब्रह्मोस मिसाइल आप लोग जानते होंगे, हमारे देश की बहुत प्रख्यात मिसाइल है। अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल को आप लोग भूलेंगे नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल क्या कर रहा है, यहाँ से लॉन्च हुआ और इसको कोई गाइड नहीं करना पड़ रहा है और ऐसे जा रहा है। लेकिन क्रूज मिसाइल देखिए, क्रूज मिसाइल है कि ऐसे गया, ऐसे लॉन्च किया, फिर ऐसे ऐसे ये ट्रेस करता गया और ये टारगेट को जो है नष्ट कर दिया। तो ये है आपकी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में डिफरेंस। ठीक है। आगे क्या क्लासिफिकेशन है, यहाँ तो हमने बात की बेस्ड ऑन ट्रेजेक्टरी की, है ना। उसके बाद हम बात करेंगे कि बेस्ड ऑन लॉन्च प्लेटफॉर्म एंड टारगेट। तो लॉन्च प्लेटफॉर्म टारगेट का एग्जांपल क्या है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल आप लोग सुनते होंगे कि इंडिया ने किया सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सरफेस टू सरफेस एयर का सफल परिक्षेपण, है ना, ऐसे करके। तो वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल क्या है, सरफेस से सरफेस तो ही मार रही है, तो वो कौन सी मिसाइल है, सरफेस पे ही छोड़ रहे हैं और सरफेस पे ही मार रहा है। क्या बोलेंगे उसको, उसको बोलेंगे सरफेस टू सरफेस। सरफेस टू एयर क्या है, जमीन से छोड़ रहे हैं और आसमान में मार रहा है, तो उसको बोलेंगे सरफेस टू सरफेस। हवा में ही छोड़ रहे हैं और हवा में ही मार रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, एयर टू एयर। एंटी टैंक मिसाइल्स, एटीएम्स आर फायर एंड फॉरगेट मिसाइल, दे डू नॉट नीड कंटिन्यूअस गाइडेंस, है ना। ये कहाँ यूज होता है, आप देखते होंगे कि टारगेट्स को जैसे लॉक कर देते हैं, मूवी वगैरह में देखते हैं, टारगेट्स को जैसे लॉक कर देते हैं तो उसको ट्रेस करके वो नष्ट कर देता है टारगेट को। ठीक है, आप मूवीज में देखते होंगे कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो ये सारे एग्जांपल्स के आप लोग याद रखेंगे। सरफेस टू सरफेस का एग्जांपल है पृथ्वी, सरफेस टू एयर का है आकाश बारक, एयर टू एयर का है अस्त्र, और एंटी टैंक मिसाइल है नाग, है ना, और हेलिना। तो ये सारी चीज, अगला जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड ऑन स्पीड है। तो आपको पता होगा कि मैक जो हवा में उड़ती चीजें हैं तो उसको हम लोग मैक नंबर बोलते हैं, क्योंकि हमारे लिए आसान नहीं होता, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड दो चीजें होती हैं, तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट और स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे कि मैक नंबर में हम लोग मेजर करते हैं बेस्ड ऑन स्पीड। अगर सब सोनिक है तो उसका मैक लेस देन 1 होगा। सारे आप लोग इंजीनियर्स हैं तो आप लोग जानते हैं इस बात को। ट्रांसोनिक, आपने सुपरसोनिक सुना होगा, सबसोनिक सुना होगा, हाइपरसोनिक सुना होगा। ट्रांसोनिक क्या होता है, ट्रांसोनिक ये आपके लिए नया टर्म है। ट्रांसोनिक इज आपका जब मैक नंबर 1 रहेगा, सुपरसोनिक जब 1 से 5 रहेगा, हाइपरसोनिक जब मोर देन 6 रहेगा। इन दी एटमोस्फेयर अभी तक हम लोग मैक 10, एक मूवी है इस पे बनी है, मैवरिक नाम है, मैवरिक, है ना, हॉलीवुड मूवी है, इसको आप लोग देखना। मैक 10 उसने कैसे रीच किया, कितना वो होता है, ये सारी चीजें। अटेनिंग हाई स्पीड विद इन द एटमोसफेयर इज वेरी डिफिकल्ट, ब्रह्मोस 2.5 विल बी अ हाइपरसोनिक मिसाइल। तो ऐसे करके आपका अप्लाइड साइंस भी ऐसे ऐसे कवर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं, अगला क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन रेंज। शॉर्ट रेंज मिसाइल कहाँ से कहाँ तक की है, शॉर्ट रेंज मिसाइल आपकी अप टू 1000 तक है। मीडियम रेंज आपकी 1000 से 3000 है। तो कौन कौन से एग्जांपल्स भी आपको नहीं भूलने हैं, अग्नि है और अग्नि 1 है और अग्नि 2 है। इंटरमीडिएट रेंज क्या है, 3000 से 5000 है, और इसके क्या एग्जांपल्स है, अग्नि 3 है और अग्नि 4 है। ठीक है, सॉरी। ठीक है, अग्नि 3 है और अग्नि 4 है, लॉन्ग रेंज मिसाइल है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड, है ना, इंटर कॉन्टिनेंटल, मतलब ये दूसरे कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक भी जा सकता है, तो लॉन्ग रेंज मिसाइल से। ठीक है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, तो कौन कौन से हैं, मोर देन 5000 किलोमीटर जाता है। तो ये सारे एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं कि अग्नि 5, अग्नि 5, अग्नि 6, है ना, ये सारे एक्सपेरिमेंटल स्टेज में। तो ऐसे करके आपको याद करना है ये सारा चीज। ठीक है, पीडीएफ में इनक्लोज कर दूंगा। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, व्हाट इज दिस, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो इंटीग्रेटेड, यहाँ से आपका अप्लाइड साइंस भी इस टॉपिक में कवर हो रहा है। साइंस फिनटेक में तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन अप्लाइड साइंस में ये है। ठीक है, तो
इट वाज इन विजन बाय डॉक्टर, मतलब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने विजन देखा था टू हेल्प इंडिया टू अटेन सेल्फ सफिशिएंसी इन द फील्ड ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी। 5 मिसाइल सिस्टम हैव बीन डेवलप्ड अंडर द प्रोग्राम। कौन कौन सा है? 5 मिसाइल सिस्टम। इंडिया को, आप जब एपीजे जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जीवित थे तब तक जो है इस प्रोजेक्ट को काफी ज्यादा सराहना मिली और मतलब सहायता मिली। तो आप देखते होंगे उस समय पटना, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, है ना, नाउ सब्स्टिट्यूटेड बाय बराक मिसाइल दैट वी गेट फ्रॉम इजराइल। पहले त्रिशूल जो था पहले जब बनता था, तो अब जो है बराक मिसाइल आती है। नाग और अग्नि, ये सारे आपके मिसाइल्स के नाम है, आपको भूलना नहीं है। ठीक है। तो ये आपको ये पटना, पटना से आप याद कर सकते हो, ठीक है। कैसे? PATNA। पृथ्वी, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, ठीक है, त्रिशूल, नाग और ये अग्नि। सबसे ज्यादा प्रभावी इसमें अग्नि रहा था। अग्नि की काफी सीरीज चली थी। ठीक है, अग्नि की काफी सीरीज चली थी, तो इसको आपको नहीं भूलना है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे। द प्रोग्राम वाज कंप्लीटेड इन 2008 आफ्टर गेटिंग लॉन्च इन 1983। सोचिए, 1983 में प्रोग्राम लॉन्च हुआ था और 2008 तक गया था। अब धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे कि अग्नि 5 क्या है। तो अग्नि 5 इज अ 3 स्टेज रॉकेट कैरिंग सॉलिड फ्यूल। It has covered more than it has a coverage of more than 5,000 kilometers. It is a canister launch mechanism for quick response that can be deployed to every very quickly. Canister launch होता है, ठीक है, आप तो देख लीजिएगा वीडियो। The canister mechanism works both as storage and propelling mechanism for the missile, है ना। आप देखते होंगे टैंकर पे रखा हुआ, स्टोर किया, वो फेंक दिया गया वहां से। और न्यूक्लियर वॉरहेड मतलब न्यूक्लियर सामान, न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्टिक चीजें 1.5 टन तक ले जाने में क्षमतक है। ठीक है। और बाय दैट टाइम इट ट्रेवल्स बियॉन्ड द एटमॉस्फेयर, इट कैन आल्सो रीच मच हायर स्पीड अराउंड 10 मैक। तो ये अग्नि 5 के बारे में आपके सामने कुछ प्रमुख जानकारी आपको दी गई। ठीक है, तो इसको आपको नहीं भूलना है। तो ये देखिए एक तरह से रेंजेस ऑफ अग्नि 1 2 3 मिसाइल। देखिए हमारे देश के मिसाइल कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं। जिसको लगता होगा कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये देखिए, इंडिया से है, यहाँ से अगर हम लोग लॉन्च कर रहे हैं व्हीलर आइलैंड से, तो ये देखिए अग्नि 2 का जो रेंज है वो बैंकॉक तक जा रहा है, 2,000 किलोमीटर। अग्नि 3 का रेंज है और बढ़ा, 3,500 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि एयर टू एयर डिस्टेंस कम होता है, राइट, कोई हिंड्रेंस नहीं होती। सड़क होता तो ऐसे घूम के ऐसे ऐसे जाना पड़ता। लेकिन अग्नि 3 है तो इसकी मारक क्षमता ज्यादा है। अग्नि 5 आप देख रहे हो, ये इंटर कॉन्टिनेंटल है, देख रहे हैं आप कितना बड़ा एरिया कवर कर रहा है, मॉस्को तक जा रहा है, रशिया तक जा रहा है। तो ये अग्नि 5 की मारक क्षमता है 5,000 किलोमीटर। सो ये हमारे अग्नि, अगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 1983 में ये ड्रीम नहीं देखा होता, तो 2008 में ये कवर भी नहीं हुआ होता। कितना महान काम वो करके गए। इसीलिए ही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब आप बताइए, सही कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? मेरे नजर में तो बहुत अच्छा कहा जाता है, बहुत अच्छा टाइटल से नवाजा गया है। एंड पूरे भारतीयों का गर्व है वो। ठीक है। तो अग्नि 6 इज अंडर डेवलपमेंट एंड इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ रेंज ऑफ 9,000 किलोमीटर। एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम इज अ वेरी हाई ऑल्टीट्यूड, सो इट कैन इंटरसेप्ट, है ना। वार्निंग सिस्टम क्या कह रहा है कि ये एक तरह का वार्निंग सिस्टम है। एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम इज एट अ वेरी हाई एल्टीट्यूड, so it can interrupt any oncoming weapon at early time, so it's strategy giving us more time to utilize it। अरे मतलब कि ऊंचाई पे रहता है, जो कि ऊंचाई की चीजों को देखता है, और अगर कोई चीज हमको ट्रेजेक्टरी अपने वो आराम से दिखेगी तो हम उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। सो ये सारी बात है। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम में। हाउ ये डिफेंस सिस्टम वर्क करती है, कैसे करती है। अब आप देखिए, अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से दुश्मन ने यहाँ से मिसाइल लॉन्च की। मान लीजिए कि ये पाकिस्तान है, लेट सपोज, मान लीजिए कि ये पाकिस्तान है। ठीक है, मान लीजिए कि ये पाकिस्तान है, या फिर कोई कोई भी हो सकता है। ठीक है, आपका दुश्मन दोस्त कोई भी हो सकता है। तो आप वो आपके ऊपर रॉकेट छोड़ा, मिसाइल छोड़ा। अब वो मिसाइल क्या हुआ, मिसाइल को सैटेलाइट ने डिटेक्ट कर लिया तुरंत।
ठीक है, तुरंत आया रडार में और उसके रडार में उसने तुरंत डिटेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद अब वो मिसाइल रडार द्वारा ट्रैक कर दी गई। ठीक, उसके बाद इसको इंटरसेप्टर को लॉन्च कर दिया गया, है ना, एजी सिस्टम से, शिप से या जमीन से, और तब जाके इसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। ठीक है, ऐसे करके ये काम होता है। ठीक है, तो आपको भूलना नहीं है कि सबसे पहले मिसाइल लॉन्च हुई, सबसे पहले मिसाइल एनिमी ने, दुश्मन ने छोड़ी, उसके बाद मिसाइल सिस्टम डिटेक्टेड बाय सैटेलाइट सिस्टम, उसके बाद रडार को संकेत गया, मिसाइल ट्रैक्ड बाय रडार, उसके बाद इंटरसेप्टर लॉन्च किए गए, और उसके बाद इसको जाके फाइनली न्यूट्रलाइज किया गया। तो ऐसे करके ये काम हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डीआरडीओ इज डेवलपिंग टू टियर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम दैट प्रोवाइड्स अ मल्टी लेयर शील्ड अगेंस्ट बैलिस्टिक मिसाइल अटैक्स। ठीक है, इट कैन हैव एन एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन अबाउट 150 किलोमीटर, मतलब एटमॉस्फेयर से बाहर जाकर वो मार सकता है। और if that misfires and endo-atmospheric around interception can occur and utilization can happen at around 30 किलोमीटर, मतलब एक तरीके की जानकारी है कि अगर एक्सो में नहीं मार पाया तो एंडो में अराउंड एटमॉस्फेयर से 70-80 किलोमीटर नीचे वो मार देगा और न्यूट्रलाइज कर देगा, है ना, जमीन से 30 किलोमीटर ऊपर से। और तो ऐसे करके, तो इट कंसिस्ट ऑफ पृथ्वी एयर डिफेंस एंड एडवांस एयर सिस्टम, एडवांस एयर एएडी, और अश्विन मिसाइल और पृथ्वी मिसाइल, आपको भूलना नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब बात करते हैं कि एक बहुत आधुनिक डिफेंस सिस्टम हम लोग रशिया से परचेज कर रहे हैं। ठीक है, इसका जखीरा, दो ट्रूप्स अभी, दो शायद दो आ रही है देश में, दो ट्रूप्स आ रही हैं इसकी। तो S-400 क्या है ये? इंडिया इज बाइंग S-400 एयर डिफेंस सिस्टम फ्रॉम रशिया। भूलना नहीं है, ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके आ सकता है कि S-400 डिफेंस सिस्टम कहाँ से है, तो रशिया से आपके यहाँ आ रहा है। इज, है ना, रशिया से आ रहा है। इट हैज द कैपेबिलिटी टू प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ एरियल अटैक्स, ड्रोन्स, मिसाइल्स। आपने आपने एयर ड्रोम का कॉन्सेप्ट सुना है? अभी जब जब इसराइल के ऊपर हमला हो रहा था तो एयर ड्रोम से छोटी मोटी मिसाइलें भी आती, तो वो एक डोम बना हुआ था, एयर ड्रोम। तो वहां पे जाकर कोई भी अगर उस ड्रोम में एंटर कर रहा था, कोई फॉरेन मिसाइल या एनिमी की मिसाइल एंटर कर दे रही थी, तो ड्रोम अपने आप एक्टिवेट हो जाके तुरंत उनको नेस्तो नाबूद न्यूट्रलाइज कर दे रहा था। ठीक है, अभी हम लोग आगे बात करेंगे शायद उस पे। दिस सिस्टम एक्ट एज अ शील्ड ओवर अ पर्टिकुलर एरिया एंड कैरीज अ लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम। इट कैन डिटेक्ट एनी एरियल थ्रेट यूजिंग लॉन्ग रेंज रडार एंड कैन न्यूट्रलाइज देम बाय फायरिंग अ काउंटर अटैकिंग मिसाइल। मतलब इसमें कुछ करना ही नहीं है, रखा रहेगा, सिग्नल आएगा, इंटरसेप्ट होगा, सैटेलाइट तुरंत उसको सिग्नल दे देगी, अपने आप वो लॉन्च होके उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। कितना बढ़िया सिस्टम है, कितना एडवांस सिस्टम। ठीक है, तो ये सारा चीजें ये आपको ऐसे ही पढ़ लेना है। हाँ, तो ये देखिए आयरन ड्रोम की जो बात कर रहा था, इजराइल वाली, तो इजराइल वाली जो बात कर रहा था कि आयरन डोम इज द फेमस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। S-400 इज बेटर देन आयरन ड्रोम। सोचिए, तो हम अपने आयरन ड्रोम तो इजराइल कर रहा है, और S-400 भारत ला रहा है, इंडिया ला रहा है ना। तो S-400 ज्यादा एडवांस सिस्टम है आयरन ड्रोम से, इन टर्म्स ऑफ एंगेजिंग विद मल्टीपल टारगेट्स एंड यूटिलाइजिंग हाई स्पीड टारगेट्स। तो ऐसे करके ये सारा, है ना, ये देखिए ये लॉन्च कर रहा है इधर से, और ये अलग अलग पोजीशंस पे रखा हुआ है, अलग अलग पोजीशंस पे आप देख पा रहे होगे। ये लॉन्च हो रहा है इधर से, और ये अलग अलग पोजीशंस पे रखा हुआ है, अलग अलग पोजीशंस पे, ये अलग अलग पोजीशंस पे रखा हुआ है। ओके, अलग अलग पोजीशंस पे ये रखा हुआ है इजराइल में, कॉर्नर पे डो, है ना। तो कुछ भी अगर इंटरसेप्ट करने जाएगा तो तुरंत ट्रेस करके ये मार देगा। ठीक है, तो ये ऐसे करके बात हो रही। तो ये सारी चीजें हैं कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो रडार स्टैंड्स फॉर, अब आगे बात करते हैं कि रडार, बहुत जानकारी मिल गई कि रडार के बारे में। तो रडार क्या होता है? रडार स्टैंड्स फॉर रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग सिस्टम। इट इज बेसिकली एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम यूज टू डिटेक्ट एनी टाइप ऑफ थ्रेट and the location and distance of an object from the point where the radar is placed. Radar can also just stay quiet and can only detect incoming signals. Do not emit any signals, है ना। ये सारा रडार की खूबी होती है। रडार के बारे में को पता चाहिए, रेडियो, रडार का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग सिस्टम, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सोनार क्या होता है? सोनार स्टैंड्स फॉर, ये आपको सोनार का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या, कैसे प्रिंसिपल काम करता है? इस साउंड वेव से काम करता है, बेस्ड ऑन साउंड, साउंड वेव्स, है ना, साउंड वेव को डिटेक्ट करता है, और बेस्ड ऑन दैट
सेम प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। तो उसके बाद नॉइज कैंसलेशन हेडफोन, ठीक है, ये आपका ये ऐसे ज्ञान की चीजें हैं, आपको पढ़ने का मन हो तो पढ़ लीजिएगा। और एक रेडियो जैमिंग प्रिंसिपल होता है, ऐसे कि आपके यहाँ जैमर लगा होता नहीं है एग्जाम सेंटर पे, यूपीएससी वगैरह के सेंटर पे, है ना, जैमर लगा होता है, वो कैसे काम करता है। जैमर जैमर जो होता है, तो स्फेरिकल शेप होता है और यूज फॉर प्रोजेक्टाइल्स बिकॉज दे हैव अ लोएस्ट एयर ड्रैग, द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टिंग एंगल्स ऑफ इनकमिंग रेडियो वेव्स आर द सेम एंड इट विल बी 90 degrees फॉर द स्फीयर, देन एन अप्रोप्रिएट रेडियो वेव इज सेंट टू अचीव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ऐसे करके ये काम करता है कि रेडियो जैमिंग कैसा काम करता है, ठीक है। तो इसको आपको भूलना नहीं है, द स्फेरिकल शेप इज यूज फॉर प्रोजेक्टाइल्स, है ना, मतलब कि अरे मतलब कि 90 डिग्री पे मूवमेंट कर रहा है कुछ, एक ऐसा वो रेडियो वेव सेंड करेगा कि इसे डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। केवल आपको इतना ही आपको समझना है, ठीक है। आगे अब बढ़ करते हैं स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के ऊपर, जिस पर चाइना काम कर रहा है। चाइना ने बहुत सारे ये बना चुके हैं, हम भी, भारत भी अभी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की ओर आगे बढ़ेगा। तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या है? अच्छा, ये तो हुई डिटेक्शन की बात, ठीक है। अभी तक तो हम जो बात कर रहे थे बच्चों, कि अभी तक जो हम बात कर रहे थे कि ये तो हुआ कि एनिमी ने किया, रॉकेट आया, ये तो अच्छा हो गया, रडार ने डिटेक्ट कर लिया तो हम बच गए। अब क्या दुश्मन ये नहीं चाहेगा कि ये रडार से हम कैसे कैसे बचें? रडार से हम कैसे बच पाए, इस पे तो दुश्मन सोचेगा ना कि कैसे बचे, रडार से हमको कैसे बचना चाहिए, कैसे नहीं बचना चाहिए। तो वो जो है एंटी रडार सिस्टम लेके आया दुश्मन। एंटी रडार सिस्टम लेके आया, कि क्या लेके आया, कि मतलब रिसर्च की गई ऐसी कि क्या ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि हम रडार को, रडार से हम डिटेक्ट ना हो और अपने टारगेट को हम न्यूट्रलाइज भी कर सके। तो इसको कहते हैं स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। तो ये क्या करता है? द पर्पज ऑफ स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इज टू इंश्योर दैट एयरक्राफ्ट और शिप रिमेन्स इनविजिबल टू रडार्स एंड सोनार्स। मतलब समझ में आया? कि ये इनविजिबल रहे, रडार उसको डिटेक्ट ही ना कर पाए। सुपरसोनिक जेट है, जा रहा है, स्टील टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, वो गया, मार के चला आएगा, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। द एयरक्राफ्ट कैन बी कवर्ड इन अ मटेरियल दैट एब्जॉर्ब रडार सिग्नल्स। भाई रडार इधर से एमिट करेगा, फिर वहां से रिफ्लेक्ट बैक होगा। अब जो रडार यहाँ सिग्नल भेज रहा है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, तो पता ही नहीं चल पाएगा ना कि क्या हुआ। तो वही चीजें टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है। The shape of fighter crafts or ship can be changed in a way that radar signals are reflected away from it. समझे बात को? रडार का आपको एक सबसे बेस्ट एग्जांपल अभी आजकल दिखता होगा, ऐसे करके एक जेट होता है अमेरिका का, जो बना हुआ है ऐसे करके, ये स्टेल्थ है ना। यहाँ पे छोटा सा ऐसे केबिन बना होता है, ये स्टेल्थ है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेल्थ है ना। तो वो क्या करते हैं? यूज ऑफ रेडियो जैमर्स करते हैं। रेडियो जैमर्स कैन एमिट मेनी फ्रीक्वेंसीज सो दैट रडार सिस्टम बिकम अनेबल टू डिटेक्ट इट्स रिफ्लेक्टेड सिग्नल। मतलब इतना ज्यादा कर दिया कि आपको बस ये पता करना है कि स्टेट टेक्नोलॉजी क्या है। आपके पेपर में क्या आएगा, नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको बता दूं, आपके पेपर में केवल आएगा कि स्टेट टेक्नोलॉजी क्या है। तो एक ऐसे सिस्टम है कि उसको रडार और सोनार डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। ये भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे ही काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल क्या कहते हैं? अ मिसाइल ट्रेवलिंग एट मोर देन 5 times द स्पीड ऑफ साउंड विद इन द एटमोस्फेयर इज कॉल्ड हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। Intercepting and neutralizing these missiles is very difficult, and therefore many countries including India are developing this system, क्योंकि बहुत तेज चलते हैं, इनको ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल हो पाता है। और सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि जितना ज्यादा तेज चलोगे उतना ज्यादा फ्रिक्शन या फिर ड्रैग का सामना करना पड़ेगा, ये सबसे बड़ी समस्या है। बिकॉज ऑफ द स्पीड a huge amount of heat will be generated which will raise the temperature to 100 of degree centigrade। कल्पना चावला के साथ ऐसा ही कुछ फिनोमेना हुआ था कि इसकी उसकी इस कल्पना चावला जी के, है ना, कल्पना चावला जी के जो स्पेस शटल था उसमें होल हो गया था। होल की वजह से फ्रिक्शन जनरेट हो गया था, एयर ड्रैग की वजह से हीट जनरेट होता गया और वो फाड़ के निकल गया एटमॉस्फेयर से 17 मिनट दूरी पर उनका स्पेस शटल था, तभी वो क्षतिग्रस्त हो गए, है ना, वो हो गए। तो वी नीड मटेरियल दैट कैन सस्टेन हाई टेम्परेचर्स। जैसे स्पेस शटल में हम लोग थर्मल टाइल्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? थर्मल टाइल्स का यूज करते हैं। आप जैसे कि आप उनको पता होगा, जैसे कि ये कोई हवाई जहाज होती है, स्पेस शटल है, तो ऐसे करके मान लीजिए हवाई जहाज है ऐसे, ठीक है, ऐसे करके ये हवाई जहाज है, पीछे का पन्ना।
पीछे का पोर्शन, तो आपको दिखता होगा कि ये जो नीचे वाला पोर्शन है जो काला काला सा रहता है, नीचे आप देखना, जो नीचे काला काला सा रहता है, दैट इज थर्मल टाइल्स ओनली। वो थर्मल टाइल्स करता है क्या है कि वो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, 6000 डिग्री सेल्सियस तक वो पूरा, आप जैसे कि अगर थर्मल टाइल्स को आप 6000 डिग्री सेल्सियस की भट्टी में रखो और उसको फिर बाहर निकालो, उसके हाथ से छुओगे ना, तो आपको आपको कुछ गर्म ही नहीं लगेगा, वो इतना ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेता था वो, तो वो थर्मल टाइल्स होता है। So we need more amount of fuel to attain hypersonic speed. Often air-breathing engines such as ramjet and scramjet are used for hypersonic weapons. ये आपके जानकारी का विषय, कौन सा इंजन यूज करते हैं, रैमजेट और स्क्रैमजेट। ठीक है, तो ये सारा चीज है। डॉपलर इफेक्ट आपने सबने पढ़ा होगा, पहली बात कुछ मैं बता दूंगा आपको कि डॉपलर इफेक्ट एक तरह का साउंड से रिलेटेड इफेक्ट है ना। डॉपलर कैसे ट्रेस कर रहा है, ये सारी जानकारी आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी। सोनिक बूम आपने पढ़ा होगा कि जब ट्रेवलिंग विद मोर देन स्पीड इट इज पॉसिबल वी नॉट हियर एनीथिंग इफ द ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स अस। ये सोनिक बीम होता है। जब सोनिक बूम होता नहीं है तो ऐसे ऐसे करके पीछे से वेव्स निकल जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। एयर ब्रीदिंग इंजन्स क्या होती हैं, दे यूज एटमॉस्फेरिक इंजन्स फॉर कंबशन। ठीक है, ये आपके ऐसी जानकारी का विषय है। तो एयर ब्रीदिंग इंजन्स क्या होते हैं, दे यूज एटमॉस्फेरिक, देखिए ये आपका अप्लाइड साइंस का टॉपिक है, दे यूज एटमॉस्फेरिक इंजन्स फॉर कंबशन। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एयर ब्रीदिंग इंजन्स, जेट इंजन, रैम जेट, स्क्रैम जेट। ठीक है, भूलना नहीं है, इसको याद रखना है आपको। एटमॉस्फेरिक ब्रीदिंग इंजन्स होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, इट it uses rotating parts inside the rocket to allow high pressure so that combustion is possible. It uses rotating parts inside the rocket to allow high pressure so that combustion is possible. High pressure से combustion possible कर देते हैं। कहाँ का possible होता है, ये मैक 2 से 2.5 तक। ramjet क्या होता है, there is no rotating part, the motion of the rocket is used to ensure that air enters at high pressure। मतलब कुल मिला के इतना कंप्रेस गैस को कंप्रेस कर देना है, इतना एयर को कंप्रेस कर देना है कि वो कंबशन में पार्ट ले ले और आगे चले। ठीक है, और स्क्रैम जेट क्या होता है, इट इज अ फर्दर इंप्रूवमेंट ऑफ रैम जेट। याद रखेंगे सीरीज, जेट इंजन के बाद रैम जेट आया और रैम जेट के बाद स्क्रैम जेट आया। ठीक है, भूलना नहीं है, JRS आपको ऐसे याद रखना है। The inlet of air which leads to compression, combustion, exhaust and all occur at a very high speed. Scram jet can you thus reach hypersonic speed and up to 10. Recently, DRDO developed tested solid fuel ducted ramjet engine which was to achieve super for some time seconds। तो ये फंक्शनिंग है आपका। आप देखो क्या कर रहा है कि इसमें क्या है कि मोबाइल जेट इंजन है, ये हवाई जहाज में, आपके एरोप्लेन वगैरह में, जैसे कि इंडिगो वगैरह में आप देखते हो, तो वहां पे जरूरत होती है। ठीक है, तो आप देखते हो कि ये घूमता रहता है और ये हाई प्रेशर जनरेट करके यहाँ पे कंबशन करके आगे फेंक देता है, ऐसे ही। उसी तरह से रैम जेट में क्या होता है कि इसमें कोई मूवमेंट नहीं होती। इसमें यहाँ पे आपको, यहाँ पे ये चीजें मूव कर रही थी, ये ना वेन्स ये मूव कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा अरेंजमेंट किया गया है कि हवा आती है, यहाँ पे इतना ज्यादा कंप्रेस हो जाएगी, इतना ज्यादा हाई प्रेशर हो जाएगा कि कंबशन अपने आप हो जाएगा और ये फिर पीछे से निकल जाता है। ठीक है, यही आगे उसको मूव ऑन करने में जरूरत करता है। और स्क्रैम जेट क्या है कि यहाँ पे कंप्रेशन हुआ, यहाँ पे कंबशन हुआ, यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ, इसी एक्सपेंशन से विमान आगे बढ़ता है। तो ये ऐसे ऐसे करके कुछ आपको बातें आज मैंने आपको बताई, काफी जानकारी आप लोग को मिला होगा। ठीक है, और एक आप ट्राइसोनिक, एक इसके बारे में जानकारी, ये सब कैसे अध्ययन होता है, आपको कितनी हवा भेजनी है, कितना लीटर, कितना क्यूबिक मीटर की हवा, कितना कितना मतलब कैपेसिटी की हवा इसमें भेजनी है, कितना नहीं भेजनी है, ये सब तो एक लैब में होता होगा, किसी लैब में होता होगा ना। तो वो क्या होता है, उसको बोलते हैं ट्राइसोनिक विंड टनल। उसमें क्या रखा जाता है कि आप देखते हैं कि गाड़ी वगैरह को, कार्स वगैरह को एरोडायनेमिसिटी चेक करने के लिए, जैसे कि ये मान लीजिए आप बहुत बड़े आदमी बन गए और ये आपकी फरारी है ना, फरारी है आपकी। अब आप देखते होंगे कि यहाँ से अगरबत्ती से धुआं लगाकर इस पे जो है ऐसे ऐसे करके एक एरोडायनामिक्स ऐसे ऐसे बनता है, प्रोफाइल बनती है कि कितनी हवा ऊपर से जा रही है, कितनी हवा नीचे से जा रही है। तो ये कहाँ होता है, ये होता है ट्राइसोनिक विंड टनल में। ठीक है, तो ट्राइसोनिक विंड टनल इज a system to aid the aerodynamic design of rockets and entry of spacecraft by characterizing a scaled model by evaluating forces। ठीक है,
A new tunnel has been made at Vikram Sarabhai Space Center. ठीक है. It will study the flying behavior of objects such as airplanes, artillery projectiles, missiles, है ना. थ्री स्पीड, सबसोनिक, ट्रांसोनिक, सुपरसोनिक. ट्रांसोनिक भूलना नहीं है, जिसका मैक नंबर 1 रहता है. ठीक है. और ये ऐसी बातें रही. ठीक है. तो ये सारी जानकारी आपकी डिफेंस मिसाइल के बारे में रहा. तो एक बार मैं बेसिक ओवरव्यू आप लोग को दे देता हूँ कि इसमें क्या क्या है, कि अभी तक हमने डिफेंस में क्या क्या बात करी है ना. इसमें सारा कुछ आपका अप्लाइड साइंस वगैरह कवर है. हालांकि ये टॉपिक ऐसा है कि आप जितना पढ़ो उतना कम है. तो आपको बेसिक बेसिक आइडियोलॉजी लेके जाना है, और ज़्यादा इसमें आपको एस्पिरेशन नहीं जाना है कि मैं 5 में से, मान लीजिए कि 22 सब्जेक्ट्स हैं आपके, 22 में से ऑन एन एवरेज समझिए कि 100 क्वेश्चन आने हैं. अब 100/22 करोगे अगर, 100/22 करोगे अगर, तो 4.54 का एवरेज आ रहा है. तो लेट से कि 5 क्वेश्चन, अब 5 में से आप इससे समझ लीजिए कि आप 2 क्वेश्चन कर लीजिएगा, ये मोर देन एनफ है. ठीक है. 2 क्वेश्चन से ज्यादा ना आप इसमें करने की इच्छुक मत रखिएगा. ये सब्जेक्ट ऐसा है कि आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देगा. कहने का मतलब कि कोचिंग की तो जिम्मेदारी बनती है कि आपको सब पढ़ाना है, बट यस, समथिंग हैज टू बी मैनेज्ड वेरी इंटेलिजेंटली एंड वेरी क्यूरेटिवली, राइट, कि आपको कितना देना है कितना नहीं देना है. ठीक है. मेरा क्या, मैं तो ऐसे बोल करके चला जाऊंगा. आपको अंत में पढ़ना तो आपसे खुद ही है. पढ़ना तो आपको खुद ही है. तो वो सारी चीजें हैं. ठीक है. तो इसमें हमने देखा डिफेंस टेक्नोलॉजी क्या है, मिसाइल टेक्नोलॉजी क्या है, किस बेस्ड ऑन ट्रेजेक्टरी, है ना, कैसे हम लोग क्लासिफाई करते हैं, ट्रेजेक्टरी के बेसिस पर कैसे क्लासिफाई करते हैं. टाइप्स ऑफ मिसाइल बेस्ड ऑन ट्रेजेक्टरी हो गया, तो बैलिस्टिक है. और उसके बाद क्रूज मिसाइल से, इसके बारे में आपको बताया कि क्या कैसे काम करता है. बेस्ड ऑन लॉन्च प्लेटफॉर्म एंड टारगेट है, इसके बारे में हमने क्लासिफाई किया. बेस्ड ऑन स्पीड है, यहाँ पे आपको ट्रांसोनिक नहीं भूलना है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ. उसके बाद बेस्ड ऑन रेंज है, बेस्ड ऑन रेंज है. उसके बाद है ना, तो ये इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है. पटना से आपको ये सारी मिसाइल्स के नाम याद रखने हैं. ठीक. ये देखिए आपको ये सारी जानकारी ये आपको बताई है मैंने. तो बैलिस्टिक कैसे काम करता है, ये डिफेंस मिसाइलरी कैसे काम करता है, S-400 मिसाइल्स की क्या रोल है. ठीक है. आयरन ड्रोन कैसे काम करता है, एंड रडार क्या होता है, सुनार क्या होता है. सुनार के बाद हमने डिस्कस किया कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या होती है. अब अभी की सबसे रिसेंट टेक्नोलॉजी स्टेल्थ है ना. तो ये सारी चीजें, सोनिक बूम के बारे में थोड़ी सी बातें करी कि जब मोर देन स्पीड होता है तो इट इज पॉसिबल दैट वी नॉट हियर एनीथिंग इफ द ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स अस. ठीक है. एयर ब्रीदिंग इंजन के बारे में हमने बात करी कि जेट इंजन क्या होता है, रैम जेट क्या होता है, स्क्रैम जेट क्या होता है, कि आपको ये एक पर्टिकुलर डायग्राम से अच्छे से, आई होप कि आपको समझ में आया होगा. ट्राइसोनिक विंड टनल में हम लोग इसका विश्लेषण, अध्ययन वगैरह करते हैं. ठीक है. तो अब हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. या तो मैं इसको फिर बाद में स्टार्ट करूं, क्योंकि ये अगला टॉपिक हो जा रहा है. लेकिन कुछ बेसिक बेसिक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा, जो मैं अपने नोट्स मेंशन किया है, कि कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको इम्पोर्टेंट हो सकता है. जैसे कि मैं एक बार जस्ट ग्रो थ्रू करवा देता हूँ. ठीक है. तो आईपीआर तो हालांकि आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि, हाँ, तो आईपीआर तो वगैरह आप लोगों ने पढ़ा होगा. एआई वगैरह का क्या है कि एआई भी, आप लोग एआई एंड रोबोटिक्स सब्जेक्ट है, अब उसको भी पढ़ना होगा. ठीक है. तो एआई बेसिकली मैं ही पढ़ाऊंगा. तो एआई क्या करता है, इट इज अ ब्रांच ऑफ कंसर्ट साइंस दैट इज मेकिंग विद द कंप्यूटर मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस, है ना. तो इसको क्या ही है, जो कंप्यूटर लाइक ह्यूमन इंटेलिजेंस करता है, इन कॉन्ट्रास्ट टू नॉर्मल सॉफ्टवेयर. अभी तो साइंस एंड टेक का बेसिक है कि बस एआई क्या चल रहा है, बस ऐसे समझ लीजिए, जो कि आपको सबको पता है आजकल के समय में. इन कॉन्ट्रास्ट टू नॉर्मल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर एआई, हार्डवेयर एआई enables a machine to perceive and respond to changing environments, है ना. एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर है, एक एआई इनेबल्ड सॉफ्टवेयर है. तो एआई इनेबल्ड सॉफ्टवेयर क्या कर पाएगा, वो चेंजिंग एनवायरनमेंट, कुछ भी अगर चेंजेस हो रहे हैं तो उसी के मन मुताबिक वो जो है रिजल्ट देगा. फॉर एग्जाम्पल, लेट से सपोज एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर है हमारे पास. मैं बोलता हूँ कि इस लाइट में एक ऐसा सॉफ्टवेयर इम्बेड कर दो, इस लाइट में ऐसा सॉफ्टवेयर इम्बेड कर दो कि जैसे ही शाम हो, आई मीन जैसे ही 6 बजे, तो ये तो मुझे पता है कि अंधेरा हो जा रहा है ना.
तो ये तो मेरे मन मुताबिक है कि नॉर्मल मिसाइल के नॉर्मल टाइम से 6 बजे लाइट जल जानी चाहिए इसमें। तो हमने ऐसे लाइट जला दी, ठीक है, और ऐसे कर दिया। नाउ अगर यही एआई इनेबल्ड हार्डवेयर होता, तो इसके अंदर एलडीआर होता, वो एलडीआर अपने आप सेंस करता कि हाँ शाम हो गई है, रोशनी कम हो रही है, तुरंत ही अपने आप जल जाएगा। वहां पे हमें टाइम नहीं फिक्स करने की जरूरत है। तो ये आपका एआई इनेबल जो कि इन्वायरमेंट के बेस पर काम करता है, तो उसको आपको नहीं बोलना है। तो सम ऑफ द मेजर डोमेन्स ऑफ एआई क्या है? कंप्यूटर विजन है। इट इनेबल्स कंप्यूटर्स टू derive meaningful information from the digital images produced and take actions or make recommendations based on that information. Audio processing, it allows extracting useful information from ambient sounds in music and help to make decision based on this embedded information. और information करता है, computer vision करता है। machine learning, an application of AI that includes an algorithm that learn from data, जो data से learn कर रहा है, then enables what they learn to make an informed decision। ठीक है, उसी के अंदर एक आता है, एआई के ही अंदर आता है डीप लर्निंग। एआई के ही अंदर आता है डीप लर्निंग, आपको भूलना नहीं है। डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, डोंट फॉरगेट दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एमसीक्यू में सवाल बन सकते हैं। दैट इंक्लूड्स एल्गोरिथम इन लेयर्स टू क्रिएट एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क मतलब इतना कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करता है ये कि आपको जिस तरह के ब्रेन की नसें इधर से उधर लिंक होती हैं, brain nerves are linked in the manner on the same way that in the same way deep learning also work। और ये बहुत सारे it can learn and make intelligent decisions on its own। it is designed to analyze data with a logical structure similar to how a brain would calculate, example expert system। ठीक है, तो expert system is designed to solve complex problem, provide decision making ability like human expert। it performs this by extracting knowledge from its knowledge base using reasoning and interface। तो ये सारी चीजें हैं। अब आपको इश्यूज एंड चैलेंजेस क्या हैं एआई के, कि देर आर कंसर्न्स अबाउट नेगेटिव implications ऑफ एआई। डीप फेक, आपको सबको पता होगा कि मॉडल एक्ट्रेस की एब्सर्ड इमेजेस इधर उधर की जो है ना, ये सारी चीजें हो जाती है। मास सर्वाइलेंस प्रोग्राम, आपके ऊपर किसी के ऊपर भी निगरानी हो सकती है। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी है, कब क्या किसी की गलती हो जाए, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। ठीक है, ह्यूमन बाइसेस है, अगर मान लीजिए कि मैं इसको खराब दिल से डिजाइन करूं, ठीक है, तो वो चीजें हैं। A sufficiently intelligent AI can redesign itself or create a better successor system। Better, it can redesign itself or create a better successor system। It also alters job scenario, बहुत बड़ा दिक्कत हमारे लिए है। There are challenges with the adoption of AI in this, data security and privacy issues। इंडिया में क्यों नहीं अडॉप्ट हो पा रहे हैं? डेटा सिक्योरिटी एंड अडॉप्शन इश्यूज, लिमिटेड एआई एक्सपर्टाइज और लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और लैक ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए हर्डल है एआई की। तो ये बेसिक बेसिक एआई की बात हुई कि एआई में ये सारा चीज हम लोग को करते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं आईपीआर। आईपीआर का एक आपको अलग सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, आईपीआर का ये आपको अलग सब्जेक्ट पढ़ना है कि हाउएवर मुझे साइंस एंड टेक से लगा कि कुछ चीजें आजकल जैसे कि 3D होलोग्राम वगैरह, इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग यूनिट, डिजाइन नेट्स, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो एक तरीके से गो थ्रू कर लीजिएगा। हालांकि आईपीआर का चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ाया गया है। ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, ट्रेड सीक्रेट वगैरह, ये सब आपके लिए नॉर्मल है। ठीक है, ट्रेड सीक्रेट, पेटेंट इन इंडिया कैसे होता है, ठीक, और ये सारा आपका कन्वेंशन है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, फॉलोइंग रीजंस क्या है, ये सब क्या है। अच्छा, इसी के साथ साथ जेनेरिक मेडिसिन, मेडिसिन वगैरह में क्या है कि जेनेरिक मेडिसिन में कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है कि कैसे है। ठीक है, और एक प्लेसिबो इफेक्ट होता है। कुछ कुछ मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ, हालांकि सब कुछ नहीं पढ़नी इस पीडीएफ से। जैसे कि अगर मैं आप कुछ बीमारियां क्या होती हैं, इस पर रिसर्च होता है। मैं आपको कहानी बताता हूँ एक। होता क्या है कि कुछ कुछ ह्यूमन माइंड का जेनेटिक होता है। अगर आप कह दोगे, जैसे कि दो इंजीनियर्स है, एक आईआईटी से है और एक नॉन आईआईटी से। अरे गेटिंग में पॉइंट, एक आईआईटी से है और एक नॉन आईआईटी से। आईआईटी में क्या है, आईआईटी वाला बंदा ये भले 6 बैग लाया हो, और इसने भले डिस्टिंक्शन से बीटेक लाया। ठीक है, डिस्टिंक्शन बीटेक फर्स्ट है ना, एकदम टॉप किया हो इसने। ठीक है, अब ये किसी बाजार में गया,
भले इन दोनों ने बैक क्लियर कर ली होगी तभी इन लोगों को डिग्री मिली। अब अब क्या हुआ कि ये मार्केट में गए एब्जॉर्ब होने के लिए, ओपन मार्केट हायरिंग हुई इन लोगों की। इसने बोला कि मैं आईआईटी से हूँ, और ये बोलता है कि मैं संडूलाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ से हूँ। ठीक है, तो संडूलाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो वो बोला ये आईआईटी से है। अब भले इसने कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे ये आईआईटी वाले को हायरिंग जॉब मिल गई और इसको नहीं मिल पाई। ठीक है, कुछ ऐसा ही है प्लासिबो इफेक्ट। लेट से कैसे बताता हूँ मैं आपको, कि अगर एक मैं आपको एक दवाई दे रहा हूँ पैरासीटामोल, ठीक है, और एक मैं दवाई दे रहा हूँ कुछ ऐसा दे रहा हूँ। देखिए कि ह्यूमन का नेचर कुछ ऐसा है ना, साइकोलॉजी बहुत डिपेंड करती है उसके ठीक होने पर। तो वो कैसे काम करता है कि एक है पैरासीटामोल, मैं आपको दे रहा हूँ पैरासीटामोल, अगर, और एक है कि ऐसी दवाई है कि आप उसको बोल दो कि हाँ इसको खा लो ठीक नहीं होगा, लेकिन इसमें आप नकली दवाई भर दो। समझे, कुछ चीजों को साइकोलॉजी ठीक करने के लिए क्या किया जाता है कि ठीक नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रही है, इसको क्या किया, ये पैरासीटामोल से महंगी दवा है। आप मेरे मतलब समझिएगा, थोड़ा सा आप में भी दिक्कत हो रही होगी आप लोग को। और ये पैरासीटामोल है, लेकिन उससे फीवर नहीं ठीक हो रहा है, कि 650 mg का पैरासीटामोल खिला रहे हैं, लेकिन इससे ठीक नहीं हो रहा है। ये सस्ती भी है, ये चीप है। देखिए कैसे टारगेट करता है, एक नोशन जो बना रहता है, कैसे नोशन से आदमी ठीक होता है। ये रिसर्च ओरिएंटेड है, ये एम्स वगैरह में दिया जाता है, प्लासिबो मेडिसिन दी जाती है। ठीक है, तो 650 mg की है, ये 13 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए की आती है। और मान लीजिए पेशेंट की दवा बुखार उससे नहीं ठीक हो रही है इस नॉर्मल पैरासीटामोल से, तो वो डॉक्टर के पास आता है, बोला अब तो मेरे पास एक ही इलाज है, उसके सामने बुलाएगा, उसको ऐसे ऐसे बोलेगा। ठीक है, उसको सामने बुलाएगा, ऐसे ऐसे चीज बोलेगा कि ये 1000 रुपए की एक टैबलेट है, और हाँ मान लीजिए कि 750 mg है, ऐसा ऐसा बोल देगा। केवल उसका जो जो डिटेलिंग्स होती हैं रैपर पर, वो सब वही रहेगी जो डॉक्टर बोल रहा है। लेकिन आपको पता है इसमें कोई भी सॉल्ट नहीं रहेगा, इसमें कोई भी दवा नहीं रहेगी। और फिर बाद में पता चलता है कि जो मरीज, बीमारी सेम थी, इलाज भी सेम ही था, इलाज इसे ठीक हो जाना था, लेकिन मरीज की साइकोलॉजी पर क्या इफेक्ट पड़ा कि ये दवाई महंगी है, ये दवाई अच्छी है, तो मैं इससे ठीक हो जाऊंगा। यही है प्लासिबो इफेक्ट। अब आपको मैं आपको बताऊं, जैसे कि आई ड्रॉप डालते हैं डॉक्टर्स, क्या होता है कि आई ड्रॉप डालते हैं, तो आई ड्रॉप में एक में साधारण दवा डाले, उससे आंख की रोशनी नहीं ठीक हो रही थी, मतलब आंखों का इन्फेक्शन नहीं ठीक हो रहा था। ठीक है, और एक में प्लासिबो नकली पानी डाल दिया केवल, ये कहकर कि ये 10,000 की पर ड्रॉप है। उससे मरीज की साइकोलॉजी पे असर पड़ा कि ये महंगी दवाई ये जरूर मेरे को असर करेगी, ऐसा साइकोलॉजी बना होता है लोगों का। ठीक है, तो उससे वो ठीक हो गया। और ये साधारण जो 150 रुपए थी, ये इससे ज्यादा कारगर थी, है ना, ये दवाई इससे ज्यादा कारगर है। लेकिन नोशन ऐसा बना हुआ है कि मेरे को बहुत गंभीर बीमारी हुई है, ऐसा बहुत सारा बहुत जटिल प्रक्रिया होती है दिमाग में, कि उसको जो है नहीं किया जा सकता। तो ये सारी चीजें हैं। तो प्लेसिबो का मतलब मैं आपको समझ गया, आप लोग समझ गए होंगे थोड़ा थोड़ा, कि प्लासिबो इफेक्ट इज अ बेनिफिशियल हेल्थ आउटकम रिजल्टिंग फ्रॉम अ पर्सन एंटिसिपेशन दैट एन इंटरवेंशन विल हेल्प। यही कहने का मतलब है मेरा। Simply speaking, it is your body healing itself after you start believing that you will get better after taking medicines। है ना, नोशन है ना, मैं दवाई खाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। आप वैसे भी ठीक हो सकते थे, उसका दवाई का जितना रोल नहीं था जितना आपके दिमागी की उस इच्छा शक्ति का रोल था। इवन इफ द मेडिसिन दैट यू हैव टेकन हैव नो मेडिसिनल वैल्यूज, मैं वही कह रहा हूँ कि हैव नो मेडिसिनल वैल्यू, हैव नो मेडिसिनल वैल्यू, इसी चीज को मैं बोल रहा हूँ। Many people allege that many traditional medicinal practices, especially homeopathy, work on this. Some people also allege that traditional medicinal practices do not pass through same rigorous trials and monitoring as modern medicines and medicinal procedures do। एक नोशन बना हुआ है कि होता क्या है कि लोगों को देहाती मेडिसिन सूट नहीं करती है, उनको लगता है कि अंग्रेजी दवाई ही फायदा करेगी, है ना। होता भी है, ऐसी बात नहीं है कि अंग्रेजी एलोपैथिक फायदा करती है, बट कहीं कहीं जगह होता है कि मेरे को अंग्रेजी दवाई चाहिए, सोफिस्टिकेटेड मेडिसिन से खाना, तभी मैं ठीक होऊंगा, ठीक होऊंगा। ठीक है,
At the same time, traditionalists claim that traditional medicines are result of centuries of incremental knowledge and records intergeneration memory. तो ये intergeneration memory बनी हुई रहती है. There have been various studies and instances to show that both traditional and modern medicine knowledge need not to be kept in conflict with each other. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता रहना चाहिए कि ये सारा जो है चीजें हैं. अब जैसे कि कोरोनिल कोरोनिल आया था अभी. कहाँ गया? है ना, कोरोनिल के बारे में ऐसा नुक्सान फैलाया गया. कोरोनिल जो कोरोनिल किट था ना, बाबा रामदेव जी का, तो उसमें फिर ट्रिक किया गया कि ये हम इससे कोविड ठीक ही हो जाएगा. और कई लोग कोविड से ठीक हुई थी कि मैंने कोरोनिल किट खा लिया, जबकि वो प्लासिबो ही था साला. ठीक है, तो एक तरह का ये सारा नोशन है. तो ये आपको ऐसे ऐसे आप जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं. ठीक है, तो ये सारी जानकारी आज के लिए काफी है, और मैं आपको एक पीडीएफ इनक्लोज कर दूंगी कि जहाँ पे आप स्क्रॉल एक बार कर सके. मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप इसमें कुछ भी मतलब एक्सेस बहुत सारी चीजें हैं इसमें. अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो आपका 6 महीने का सिलेबस है, 6 महीने आप इसमें पढ़ सकते हैं. ठीक है, तो आप 5 में से 2 क्वेश्चन इसमें कर पाएंगे, मेरा यही है. और अब मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू.